हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम करने वाले हैं यूनिट 3 फंडामेंटल ऑफ हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी की। Please like and subscribe. सो एक बात बताऊं, इतना लेट इसलिए हो गया बिकॉज मैंने जब नोट्स बनाए तब देखो ये दूसरा बुक है हमारी द इकोनॉमी ऑफ भारत, उसी के नोट्स में इसको ऐड कर दिया, ध्यान नहीं रहा। अभी मैंने सेपरेट अलग से फिर से बनाऊंगी, देन पीडीएफ अपलोड करूंगी, तो टाइम लगेगा पीडीएफ अपलोड होने में, ठीक है। Subscribe to the channel because it's free. I come up with new videos every Tuesday. तो आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 जिसका वन शॉट रहेगा ये, और इसमें PYQs भी इंक्लूड किए, सारी चीज़ें हैं। मतलब ये करने के बाद आपको कोई भी चीज़ रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और ये नोट्स टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी, ओके। और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड गाइस, जो भी आपने यूनिट 1 और 2 करी है उसका रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी इसको। सो यूनिट 3 का नाम है सोर्सेज एंड इंटरप्रिटेशन। तो पहला जो टॉपिक है इसमें वो है टाइप ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। हिस्ट्री पढ़ने के कितने सोर्सेज होते हैं, उनका यूज़ क्या है और उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। देन सेकंड टॉपिक है एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च। देन थर्ड टॉपिक है वेराइटीज़ ऑफ अप्रोच टू सोर्स एंड मेथड्स। मतलब सोर्सेज और मेथड्स को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा अलग अलग अप्रोचेज होती है, तो वो कैसे होती हैं। वेराइटी ऑफ अप्रोचेज ऐसी होती है जैसे कि हम किसी भी बुक को पढ़ने के लिए कभी तो वन शॉट देखते हैं, और कभी फुल चैप्टर पढ़ते हैं, और कभी हम सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो ये ऐसी वैरायटी होती है चीज़ों की, तो इसी में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 में जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड देयर यूज़ और लिमिटेशन। और इसी से क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर का, डिस्कस द टाइप ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड देयर यूज़ एंड लिमिटेशन इन डिटेल्स। डिटो हमारा जो सिलेबस है उसी की लाइन उठा के क्वेश्चन में डाल दी गई थी, तो इसीलिए कहती हूँ मैं हमेशा सिलेबस इंपॉर्टेंट है। जो भी गाइडलाइंस आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, या जो भी सिलेबस होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, हमेशा सिलेबस को अपने पास रखो, देन जो भी पढ़ना हो वो पढ़ाई करो अपनी, ठीक है। तो आज हम इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही इस जो सारी यूनिट है इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या है। और एक और बात, जब मैं पढ़ाती हूँ ना तब मैं ये सोच के चलती हूँ कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उसको मतलब उसका कुछ भी बेसिक क्लियर नहीं है, उसको कुछ भी किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, तभी मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कि हिस्टोरिकल सोर्सेज होते क्या है। ना तो इसकी बजाय मैं बता सकती थी कि डायरेक्ट टाइप क्या होते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज के। तो मुझे लगता है पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, देन आपको अच्छे से समझ आएगा। आपको यहाँ पे रटाफिकेशन नहीं करना है, बिल्कुल भी डायरेक्ट याद नहीं करना है। जो भी चीज़ें समझ आ रही हैं उनको मेमोराइज़ करो एंड देन एग्ज़ाम में आउटपुट निकालो, ठीक है। तो हिस्टोरिकल सोर्सेज फाउंडेशन है हिस्टोरिकल राइटिंग के। जो हिस्ट्री राइटिंग करते हैं उनमें जो चीज़ें लिखते हैं उसका जो फाउंडेशन होता है वो है हिस्टोरिकल सोर्सेज। आप अपने पेपर में कुछ लिखोगे, ठीक है, तो उसका जो फाउंडेशन है वो क्या है, ये हिस्टोरिकल सोर्सेज, ये वन शॉट क्लासेस, तो ये क्या है आपके लिए हिस्टोरिकल सोर्सेज, ठीक है। दे प्रोवाइड एविडेंस अबाउट पास्ट, ये आपको प्रोवाइड करते हैं एविडेंस, प्रूफ पास्ट के बारे में। विदाउट सोर्सेज हिस्ट्री कैन नॉट बी रिकन्स्ट्रक्टेड, बिना सोर्सेज के हिस्ट्री को हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा क्या हुआ था, और अगर ये पता है कि क्या हुआ था उसका प्रूफ नहीं है तो हम लोगों को कैसे बताएंगे, ठीक है। विदाउट प्रूफ तो कोई कुछ मानता नहीं है। हिस्टोरियंस जो कि स्टडी करते हैं हिस्ट्री की और लिखते हैं बुक्स हिस्ट्री के बारे में, डिपेंड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज पे, बट ईच सोर्स हैज़ इट्स ओन यूज़फुलनेस एंड लिमिटेशन। लेकिन जो भी सोर्स होता है उसकी खुद की कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ लिमिटेशन होते हैं। जैसे आपके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे, जैसे आपको जल्दी याद हो जाते हैं, किसी के नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, उसको याद हो, एक बार अभी पढ़ लिया याद हो गया, फिर वो थोड़ी देर बाद भूल जाएगा बिकॉज रिविजन नहीं करता। तो आपके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, कुछ लिमिटेशन होते हैं। वैसे ही सोर्सेज के भी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं एंड देयर आर सम लिमिटेशंस ऑन देम एज वेल। तो इसीलिए हिस्टोरियंस को ध्यान में रखना पड़ता है। अभी पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ सोर्सेज। तो देखो सोर्सेज के दो टाइप होते हैं, एक तो प्राइमरी सोर्सेज, एक सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब पहले और सेकेंडरी मतलब बाद में। आप इतना सिंपल सा समझो, पहले प्राइमरी और सेकेंडरी बाद में, ठीक है। तो टाइप ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, ओरिजिनल मटेरियल क्रिएटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवेंट बिंग स्टडीड। जब आपने इवेंट जो भी पास्ट में जो काम हुआ था उसको पढ़ा, उसी टाइम पे जो ओरिजिनल मटेरियल है वो आपने कलेक्ट किया ना, क्रिएट किया, उसी को बोलते हैं प्राइमरी सोर्सेज। ओरिजिनल जो चीज़ें होती हैं, जो ओरिजिनल प्रूफ होता है, जैसे कि आपने कोई भी चीज़ मिली, आपने एक वीडियो मिली, ठीक है, वो आपकी क्या थी उस इवेंट की, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया उसकी आपको वीडियो मिली, तो वो क्या थी, एक ओरिजिनल प्रूफ था।
लेकिन ये तो प्राइमरी सोर्स हो गया, ठीक है, वो वीडियो, लेकिन आपने उसमें कुछ एडिट वगैरह किया तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो वीडियो क्या बन जाएगी, सेकेंडरी सोर्स, बिकॉज आपने उसमें कुछ एडिट वगैरह कर दिया। तो प्राइमरी सोर्स की बात करूँ तो इसके एग्जांपल इंस्क्रिप्शन, जैसे कि हम पत्थरों पे लिखते हैं, स्टोन पे लिखते हैं, कोइंस, ऑफिशियल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स जो कि ब्रिटिशर्स ने लिखे थे, लेटर्स, डायरीज, ऑटोग्राफीज, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स। तो ये सारे किसके एग्जांपल है, ओरिजिनल मटेरियल के, और जो कि किस टाइम पे क्रिएट होता है, ड्यूरिंग द इवेंट बिंग स्टडी, जब इवेंट की पढ़ाई होती है उसी टाइम पे, और इसी को बोलते हैं हम प्राइमरी सोर्सेज। एग्जाम्पल कोइंस ऑफ गुप्ता पीरियड हेल्प करते हैं हमें समझने में वहाँ की ट्रेड कैसी थी और इकोनॉमी कैसी थी। क्यों? क्योंकि वे गुप्ता के टाइम के कोइंस हैं, तो वो जो कोइंस थे उसकी वैल्यू जो है वो हमें समझने में हेल्प करेगी कि वहाँ पे ट्रेड कैसा था उस टाइम पे, बिजनेस कैसे चल रहा था और वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है, तो मतलब प्राइमरी सोर्सेज आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अभी यूज़ देखते हैं प्राइमरी सोर्सेज का। हमने देखा प्राइमरी सोर्सेज होते क्या है, अब उसका यूज़ क्या होता है प्राइमरी सोर्सेज का। तो पहला डायरेक्ट एविडेंस होते हैं पास्ट के बारे में, पास्ट है उसके बारे में डायरेक्टली हमें बताते हैं। जो भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है किसी भी इवेंट के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, तो वो हमें प्रोवाइड करते हैं। दूसरा मोर ऑथेंटिक एंड रिलायबल सोर्स होते हैं। देखो गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो कॉइन्स थे वो हेल्प करते हैं हमें अंडरस्टैंड करने में ट्रेड और इकोनॉमी। तो गुप्ता पीरियड के टाइम के कॉइन्स है ये, तो इसका मतलब ये सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देंगे हमें। क्यों? क्योंकि ये उस टाइम पे यूज़ होते थे। सिंस दे कम फ्रॉम पीरियड इटसेल्फ, मतलब ये पास्ट से आते हैं, तो दे आर क्लोजर टू द ट्रूथ। ये जो भी सच्चाई है उसके आमने सामने ही होंगे। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री में हेल्प करते हैं। अब मैं अगर पूछूं सेकेंडरी सोर्सेज का क्या यूज़ है, तो उसमें भी ये आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो भी तो हिस्ट्री को बनाने में हेल्प करते हैं। जो भी सोर्सेज हैं सभी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, तो ये तो लाइन उसमें भी लिख सकते हो आप। ये यूज़फुल है फॉर ओरिजिनल रिसर्च, दे आर एसेंशियल न्यू इंटरप्रिटेशन बनाने के लिए, नई सोच बनाने के लिए। ठीक है, अभी उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ प्राइमरी सोर्सेज। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था सॉरी, यहाँ पे हमारे पास था लिमिटेशंस इन डिटेल, देयर यूज़ हमने पढ़ लिया प्राइमरी सोर्सेज का, हम इकट्ठा नहीं पढ़ रहे। पहले हमने देखा, देखो 1 मिनट में इसको इरेज कर देती हूँ फिर अच्छे से समझ आएगा। पहले हमने देखा हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या होते हैं, फिर उसके टाइप्स देखें जो कि हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर हमने देखा प्राइमरी के यूज़, और अब हम देखेंगे सेकेंडरी के यूज़। हमने देखा प्राइमरी के लिमिटेशन, देन सेकेंडरी के लिमिटेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस के जब सारे पार्ट्स कवर करेंगे तो अच्छे से नंबर मिलेंगे, पूरी गारंटीड होती है। और आप जो ये टाइप्स ऑफ बना रहे हो, जैसे कि अगर पेपर में यही क्वेश्चन आ जाता है तो टाइप्स लिखे हमने, तो आप ऐसे बना दो, जैसे कि टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज पूरा लिखना है, देन 2 टाइप्स ऐसे बना दो, यहाँ पे प्राइमरी सोर्सेज और यहाँ पे सेकेंडरी सोर्सेज। तो मतलब आपको डायग्राम्स बनाने हैं, ये टाइप पे बना दिए डायग्राम, देन यूजेस पे बना दो आप, जैसे कि यूजेस लिखो, देन यहाँ पे लिख दो एक यूज़, दूसरा यूज़, थर्ड यूज़, फोर्थ यूज़, और फिर नीचे लिख दो एक्सप्लेनेशन, एंड देन उसको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो। मतलब आपके पेजेस भी फिल हो जाएंगे और आपको नंबर भी मिलेगा, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा लिखनी नहीं पड़ेगी फिर। तो लिमिटेशंस की बात करते हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं इन सोर्सेज के। तो सबसे पहला जो इसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, पूरी इवेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सारे एस्पेक्ट्स को कवर नहीं करते। फिर है बाइज ऑफ क्रिएटर, राइटर्स में हैव पर्सनल और पॉलिटिकल बाइज। जैसे कि हम देखते हैं कि ऑफिशियल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स प्राइमरी सोर्सेज हैं, तो जो जिन्होंने भी ये रिकॉर्ड लिखे थे तो उसकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता था कि वो इंडिया को कैसा मानता है। अगर वो अच्छा मानता है तो उसके बारे में अच्छी चीज़ें लिखेगा, अगर वो बुरा मानता है तो उसके बारे में ऑब्वियस सी बात है वो बुरा लिखेगा। ठीक है, फिर है डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट। इसके अंदर जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें हमें सील्स मिलती है, ऐसा सील्स होती हैं, उसके अंदर यहाँ पे एक एनिमल की फ़ोटो होती है, यहाँ पे कुछ लिखा होता है सिंबल्स के अंदर, ऐसे कुछ करके जो भी है वो ऐसे लिखा होता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एनिमल की होती हैं थोड़ी थोड़ी, और यहाँ पे वहाँ पे एक स्टैम्प पेपर होता है। तो ये जो लैंग्वेज है ये हमें नहीं समझ आती, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। क्यों? क्योंकि ये पुरानी है, ओल्ड लैंग्वेज है जो कि हमें नहीं समझ आती। उस टाइम पे हिंदी या फिर जो भी इंग्लिश इन सब का नहीं हुआ था इनॉग्रेशन, तो हमें ये नहीं समझ आती। लिमिटेड सर्वाइवल, और बहुत सारे सोर्सेज है जो कि डिस्ट्रॉय हो गए, जैसे कि पेपर पे लिखते थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए, और जो पाम लीफ पे लिखते थे पत्तों पे तो वो भी डिस्ट्रॉय हो गए, इंसेक्ट्स ने खा लिए वो सब। तो ये लिमिटेशंस है। उसके बाद होता है हमारा सेकेंडरी सोर्सेज। तो ये इंटरप्रिटेशन है, एनालिसिस ऑफ प्राइमरी सोर्सेज।
तो जो हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज हैं, कुछ हिस्टोरियंस उनका एनालिसिस करते हैं एंड देन सेकेंडरी सोर्सेज बनाते हैं। ठीक है, ये हिस्टोरियंस ने बनाया है, जो कि हाल ही फिलहाल में किया है। जैसे कि हिस्ट्री की बुक्स अगर पढ़ते हो, ये क्या है, सेकेंडरी सोर्स है। रियल जो सोर्स है वो तो पहले जो प्राइमरी था वो तो वहीं से मिलेगा, आर्कोलॉजिकल रिमेन से वगैरह से। रिसर्च आर्टिकल्स जो मिलते हैं न्यूज़पेपर में, बायोग्राफीज ऑफ हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स, ऐसे। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी सोर्सेज के। जैसे कि एक मॉडर्न बुक है रिवोल्ट ऑफ 1857 पे, जो कि हिस्टोरियन ने लिखी थी। तो ये क्या है, सेकेंडरी सोर्स है। जो भी हिस्ट्री की बुक्स होती हैं वो है सेकेंडरी सोर्स। आप इसी की जगह एग्जांपल डाल सकते हो कि एक रिसर्च आर्टिकल है किसी टॉपिक पे, जैसे ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857 रिटन बाय हिस्टोरियंस। तो ये क्या है, ये भी सेकेंडरी सोर्स है। किसी की बायोग्राफी किसी स्कॉलर ने जो ऐसे लिख दिया, वो भी सेकेंडरी सोर्स आता है। अब यूज़ क्या होता है सेकेंडरी सोर्सेज का, प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं ये इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस। जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं उनका एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं हमें ये सेकेंडरी सोर्सेज। तो इसमें क्या होता है, हिस्टोरिकल जो इवेंट है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। दूसरा यूज़, ये प्राइमरी सोर्सेज को हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में ईजिली। जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है प्राइमरी सोर्सेज में, उनको आराम से समझाते हैं। ये यूज़फुल होते हैं स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए, ताकि हमें परेशानी नहीं आए और हमारी जो नॉलेज है वो एक जगह में मिल जाए, जैसे कि हमें बुक में मिलती है। ठीक है, और ये प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक हिस्टोरियन ने ये कह दी, दूसरी ने ये कह दी, तो अलग अलग हिस्टोरियंस की डेफिनेशंस होती हैं, व्यू पॉइंट होता है। तो उससे क्या होता है, हमें प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जैसे हम बुक में पढ़ते हैं कि इस हिस्टोरियन ने ये डेफिनेशन दी थी, इसने ये दी थी। तो इसी तरीके से अब लिमिटेशन क्या है सेकेंडरी सोर्सेज की, तो एक तो ये डिपेंड होना पड़ता है इनको प्राइमरी सोर्सेज पे। अगर प्राइमरी का डेटा रॉन्ग है तो सेकेंडरी का ऑल्सो रॉन्ग हो जाएगी, उनकी इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो ये डिपेंड होते हैं प्राइमरी सोर्सेज पे। ठीक है, क्योंकि इससे ये एनालिसिस होते हैं प्राइमरी सोर्सेज का। ऑथर बाइज होते हैं, ऑथर की आइडियोलॉजी पे डिफरेंट करता है कि ऑथर किस चीज़ को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। मे लैक ओरिजिनलिटी, इसमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो इसमें कुछ चीज़ ऑथर खुद की तरफ से भी ऐड ऑन करते हैं। तो ये लिमिटेशन थी सेकेंडरी सोर्सेज की। उसके बाद है बहुत ज़्यादा टाइप के सोर्सेज होते हैं अलग अलग भी। जो मेन थे वो तो प्राइमरी सेकेंडरी थे, उसके अलावा भी बहुत टाइप के होते हैं, तो उनको भी देखते हैं। तो एक होता है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, जो मोमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, पोट्री, उन पे जो चीज़ें लिखी होती हैं, तो और उनको अगर हम पढ़ते हैं तो ये समझने में हेल्प करता है। तो ये भी वैसे प्राइमरी में ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, एशियन इंडिया, लेकिन हार्ड होते हैं क्यों, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज नहीं समझ आती और हम एक्यूरेटली उसको नहीं समझ पाते। कोरेलियस सोर्सेज जैसे फोल्क रोल, ट्रेडिशन, स्टोरीज उस टाइम की यूज़फुल होती है वहाँ के कल्चर की हिस्ट्री समझने में, बट इनमें एक्यूरेसी भी नहीं होती। लिटरेरी सोर्सेज जैसे कि रिलीजियस टेक्स्ट, पोएम्स, क्रोनोलॉजिक, एंड ये यूज़फुल होते हैं बाइज्ड और सिम्बॉलिक के लिए। लेकिन ये ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें एक्यूरेसी नहीं मिलती, किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में डायरेक्ट डेटा नहीं मिलता। ओवरऑल लिमिटेशन देखते हैं अब हम। सोर्सेज एक तो इनकम्प्लीट हो सकते हैं और उनमें डेटा मिसिंग भी हो सकता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन वेरी करता है हिस्टोरियन टू हिस्टोरियन, कोई कुछ और बताएगा, दूसरा हिस्टोरियन कुछ और चीज़ बताएगा। बाइस होते हैं और सब्जेक्टिविटी एग्जिस्ट करती है, सब अपने अकॉर्डिंग हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। डिफ़िकल्टी टू वेरीफाई सम एंशिएंट मटेरियल, अगर प्राइमरी सोर्स है तो उसको आप वेरीफाई कैसे करोगे, उसके बारे में कोई दूसरी चीज़ हमें मिली ही नहीं। तो कंटेक्स्ट में लॉस ओवर टाइम, अब आज जिस चीज़ का जो महत्व था, कोइंस का आज जो महत्व है वो क्या पता आगे ना रहे, तो जो उसका मेन जो कंटेक्स्ट है वो हट जाता है हर टाइम पे। कंक्लूजन, हिस्टोरिकल सोर्सेज असेंशियल है किसके लिए, हिस्ट्री राइटिंग के लिए। उसमें प्राइमरी आते हैं जो कि डायरेक्ट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज जो कि इंटरप्रिटेशन देते हैं हमें। ठीक है, बोथ टाइप ऑफ उनकी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि बाइज होते हैं, इनकम्प्लीटनेस होती है, इंटरप्रिटेशन इशू होते हैं। इसीलिए हिस्टोरियंस क्रिटिकली एनालाइज करते हैं ऑल द सोर्सेज बिफोर यूजिंग दैम, उनको यूज करने से पहले वो अच्छे से एनालिसिस करते हैं, फिर बाद में उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डन। ओके, नाउ अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक्चुअली फर्स्ट टॉपिक हो गया। अभी हम यहाँ पे देखते हैं। सो ओके गाइस, तब तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दो जो करना है। तो हमने टाइप ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज, देयर यूजेस एंड लिमिटेशन कर ली। अभी करेंगे हम एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च देन वेराइटी। सो इसमें 3 ही टॉपिक हैं, तो ये यूनिट आई थिंक शॉर्ट ही है। एनालिटिकल फ्रेमवर्क इन हिस्टोरिकल रिसर्च, तो सबसे पहले जैसे कि बताया मैं बेसिक से करवा रही हूँ, तो एनालिटिकल फ्रेमवर्क होता क्या है।
एनालिटिकल फ्रेमवर्क इज ए लेंस थ्रू विच हिस्टोरियंस स्टडी द पास्ट। जैसे कि लेंस होता है जिससे हम स्पेस में जो हो रही है चीज़ें उनको देखते हैं, या फिर कुछ भी बैक्टीरिया होते हैं छोटे छोटे उनको देखते हैं। तो ये भी एक ऐसा लेंस है जिससे हिस्टोरियंस स्टडी करते हैं पास्ट की। जैसे कि रिलेटिव जो एविडेंस है उनको कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना हिस्टोरिकल डेटा को, इंटरप्रेट करना इवेंट्स को, लॉजिकल कंक्लूजन निकालना। ठीक है, तो ये सारी क्या है एनालिटिकल फ्रेमवर्क। तो टाइप के कितने होते हैं एनालिटिकल फ्रेमवर्क के? तो सबसे पहला होता है पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। तो ये फोकस करता है रूलर्स पे, गवर्नमेंट्स पे, वॉर्स पे एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है, जैसे रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसको स्टडी कर सकते हैं एज ए पॉलिटिकल अपराइजिंग कि उस टाइम पे जो कैसी पॉलिटिकल कंडीशंस थी जो, और ये इग्नोर करता है सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर, सिर्फ ये फोकस करता है पॉलिटिकल फ्रेमवर्क पे, जैसे रूलर, गवर्नमेंट, वॉर, एडमिनिस्ट्रेशन। ये पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में इसलिए आते क्योंकि ये स्टेट जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है उसको रन करते हैं। तो ये होगी हमारी पॉलिटी। ठीक है, तो ये सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को नहीं देखता। उसके बाद है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो कि फोकस करता है क्लास के स्ट्रगल, लेबर और इकोनॉमी पे। तो ये जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कैपिटलिज्म और एक्सप्लॉयटेशन से समझाया गया था, तो ये इसकी लिमिटेशन है, ये ओवर फोकस करता है इकोनॉमी पे और ये पॉलिटी पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, फिर है सोशल फ्रेमवर्क जो कि फोकस करता है सोसाइटी, कास्ट, जेंडर और एवरीडे लाइफ पे। ये वुमेन की स्टडी करता है, पीजेंट्स की स्टडी करता है, कॉलोनियल इंडिया के टाइम की। तो इसका लिमिटेड फोकस है किस पे? पॉलिटिकल पे। ये भी हमारी इको पे फोकस नहीं करता। उसके बाद है कल्चर फ्रेमवर्क जो कि फोकस करता है रिलीजन, आर्ट, बिलीफ, ट्रेडिशन। जैसे भक्ति मूवमेंट जो हुई थी वो, और इससे क्या होता है हम कल्चरल चेंजेस को मेजर करना हार्ड हो जाता है। उसके बाद है क्रिटिकल पोस्ट मॉडर्न फ्रेमवर्क, क्वेश्चंस ट्रेडिशनली ट्रूथ एक्सेप्ट मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। ये रिड्यूस कर देता है अनसर्टेनिटी ऑफ फैक्ट्स। क्रिटिकल चीज़ें होती हैं इसके अंदर, फैक्ट्स की कमी होती है। तो इम्पोर्टेंस क्या होती है एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स की? सबसे पहले तो ये हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में हिस्टोरिकल स्टडी को सिस्टमेटिकली, लॉजिकली। फिर ये हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, हर एक इवेंट के बारे में डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करता है ताकि डिफरेंट जो हिस्टोरियंस है उसको अलग अलग एंगल से देख सकें। ये एनालिसिस करता है डीपर में और मीनिंगफुल, लॉजिकल हमें एनालिसिस प्रोवाइड करता है। ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो कि साइंस होती हैं। इसीलिए हिस्ट्री को एक साइंस भी माना जाता है। ये इंप्रूव करता है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग इन हिस्ट्री राइटिंग, इसको बोलते हैं आर्ट। इसीलिए हिस्ट्री को आर्ट भी माना जाता है। अब हम देखने वाले हैं ऐसी कौन सी कॉन्सिक्वेंसेज है, कौन सी चीज़ें हैं मतलब नॉट हैविंग प्रॉब्लम एनालिटिकल फ्रेमवर्क। मतलब अगर हमारे पास एनालिटिकल फ्रेमवर्क नहीं होगा तो ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो कि हो सकती हैं। अगर हिस्टोरियंस एनालिटिकल फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं करेंगे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो कि राइज हो सकती हैं। पहली, हिस्टोरियंस में बिकम रैंडम कलेक्शन ऑफ फैक्ट। तो हिस्ट्री के अंदर रैंडम कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स आ जाएगा जिसके अंदर इंटरप्रिटेशन नहीं होगी, किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं होगी तो हम उसको पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज हमें इंटरेस्ट एक्सप्लेनेशन में ही आता है। फैक्ट्स कितने भी रट लो फिर भी हमें नहीं समझ आएगा। ठीक है, विदाउट स्ट्रक्चर हिस्ट्री राइटिंग बिकम जस्ट लिस्ट ऑफ इवेंट्स विदाउट मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, उसमें आर्टिकल्स हैं, तो उसमें हमारे यहाँ पे 365 आर्टिकल्स हैं, अभी तो 470 आर्टिकल्स हैं। तो अगर उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दें जो कि बेयर एक्ट होती है, तो अगर उसको आप पढ़ो ना तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। लेकिन जब आप उसके एक्सप्लेनेशन के साथ उसको पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत बुक वगैरह होती है उनको जब पढ़ोगे तब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आएगा। तो इसी को बोलते हैं हिस्ट्री में अगर एक्सप्लेनेशन नहीं होगी तो वो रैंडम कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स बन जाएंगे। दूसरी, लैक ऑफ प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। इवेंट्स कैन नॉट बी प्रॉपरली अंडरस्टूड विदाउट ए गाइडिंग अप्रोच लीडिंग टू कन्फ्यूजन। जो इवेंट्स होती हैं वो प्रॉपरली हमें समझ नहीं आएंगी क्योंकि वहाँ पे अप्रोच नहीं रहेगी कि कैसे पढ़ना है, और इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी सबके बीच में। फिर आता है नो लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन इवेंट्स। अब आपने एक चीज़ आज पढ़ी, एक कल, ठीक है, दोनों चीज़ों, ये 1858 की चीज़ थी और ये 1948, तो इनके बीच में कोई भी जो कनेक्शन नहीं है, लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, तो इससे हमें समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। अगर हम 1858 के बाद डायरेक्ट जो चीज़ 1859 में हुई थी वो पढ़ें तो हमें अच्छे से समझ आएगा, बिकॉज वो कॉजेज एंड इफेक्ट समझ आएंगे वहाँ के। कैन नॉट सी क्लियरली। वीक एकेडमिक क्वालिटी ऑफ रिसर्च। अगर जो हिस्टोरिकल्स हैं वो रिसर्च जो करते हैं उसमें अगर वो लोग जो हमारी ये एनालिटिकल फ्रेमवर्क पर फोकस नहीं करेंगे तो जो रिसर्च है वो अनसाइंटिफिक बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें प्रूफ नहीं है और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है।
और लेस राइबल, उस पर कोई भी जो वो राइबल नहीं होगा, मतलब रिलायबल नहीं होगा, इसका कह सकते हैं हम लोग कि कोई मानेगा नहीं उसका। इंक्रीज इन बायस एंड कन्फ्यूजन, इससे बायस और कन्फ्यूजन होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी फ्रेमवर्क नहीं है, तो हिस्टोरियंस को अपनी पर्सनल ओपिनियन पे डिपेंड करना पड़ेगा, तो इसलिए सब अलग अलग बताएंगे। लॉस ऑफ कंपेरेटिव एनालिसिस, इट बिकम डिफ़िकल्ट टू कंपेयर डिफरेंट हिस्टोरियंस इवेंट एंड सोसाइटीज़। अलग अलग इवेंट्स होती है, अलग अलग सोसाइटी है, सबको कंपेयर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे ये हमारी इंडिया है, नॉर्थ में चल रहा था गुप्ता, साउथ में चल रहा था लेट्स से अकबर, और फिर यहाँ पे दूसरा पीरियड, यहाँ पे दूसरा, और यहाँ पे अलग अलग चल रहा था ऐसे। तो अब इन सबको कंपेयर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर हमारे पास उनकी हिस्ट्री नहीं है तो ठीक है। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री, कॉम्प्लेक्स इवेंट्स जैसे कि रिवॉल्यूशन हुआ था रशियन, अमेरिकन और उनके सोशल चेंजेस, उनको हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2, एनालिटिकल फ्रेमवर्क, ये हमारा हो गया पूरा। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, मतलब टॉपिक बोलो या क्वेश्चन बोलो, 3 ही क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं इस यूनिट से, और 3 ही टॉपिक है इसमें, तो आप कुछ भी बोलो वही माना जाएगा। वेराइटीज़ ऑफ अप्रोचेज टू सोर्सेज एंड मेथड्स, मतलब कोई भी सोर्स होता है, कोई भी मेथड होता है। सोर्सेज हमने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी, और कुछ और थे 2-3, आर्कोलॉजिकल और ओरल और एक और था। तो ये जो सोर्सेज होते हैं और मेथड्स होते हैं, इनको समझने के लिए भी डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं। तो ये वैरायटी डिफरेंट होती है, और ये हिस्टोरियंस यूज़ करते हैं स्टडी और इंटरप्रेट करने के लिए। सबसे पहले व्हाट वी स्टडी, तो हमने देखा कि क्या पढ़ते हैं सोर्सेज। अब सोर्सेज के अंदर क्या पढ़ते हैं, तो हम देखा प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, ओरल होते हैं, रिटन होते हैं, फिजिकल सोर्सेज होते हैं। तो ये अभी समझाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रीड कर देती हूँ, ठीक है। प्राइमरी सोर्सेज जो कि डायरेक्ट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, सेकेंडरी जो कि हमारी प्राइमरी सोर्सेज का एनालिसिस होते हैं, कंक्लूजन होता है हम बोल सकते हैं, और ओरल सोर्सेज जैसे कि सोसाइटी, इंटरव्यूज़, ट्रेडिशंस, रिटर्न जैसे कि टेक्स्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन बोल सकते हो, रिकॉर्ड्स बोल तो सकते हो गवर्नमेंट्स के हो, और यहाँ पे फिजिकल सोर्सेज, मोमेंट्स, टूल्स और रिमेन्स वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अब अप्रोचेज टू मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड होता है एक तो जो कि फोकस करता है किंग, वॉर और क्रोनोलॉजी पे, ये होता है पॉलिटिकल, हमने देखा था। और फिर होता है क्रिटिकल जो कि वेरिफिकेशन करता है सोर्सेज का, क्रॉस चेक करता है फैक्ट्स को, साइंटिफिक एनालिसिस करता है। थर्ड होता है साइको कल्चर अप्रोच जो कि फोकस करती है बिलीफ पे, माइंड सेट पे और कल्चर पे, फोकस करता है मेंटल हिस्ट्री पे। अभी डी है साइको इकोनॉमिक अप्रोच जो कि फोकस करती है इकोनॉमी पे और ह्यूमन बिहेवियर पर। साइको मतलब ह्यूमन और इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी, इन पे फोकस करती है। ओरल हिस्ट्री मेथड जो कि कलेक्ट करता है लाइव्ड एक्सपीरियंस। ओरल हमने देखा था स्टोरीज, इंटरव्यूज़, ये सब। तो ये जो एक्सपीरियंस होते हैं हमारे स्टोरीज राइटिंग और इंटरव्यू के, तो उनके जो लाइव एक्सपीरियंस होते हैं उनको कलेक्टिंग करना, तो वही होता है। तो हमारी पूरी यूनिट नंबर 3 हो चुकी है। बहुत ज़्यादा बच्चों के आ रहे थे कि यूनिट 3 करवाओ, अभी हो गई है। आराम से करो, पढ़ो और शांति से जो यूनिट 1 है 2 का रिवीजन करो एंड 3 को पढ़ो। उसके जो PDF है उसको देखो, और PDF अभी नहीं आएगी बिकॉज मैंने बताया कि मैंने देखो नोट्स किस में बना दिए, दूसरे चैप्टर के उसमें बना दिया। अभी इनको ठीक करना है, देन PDF अपलोड होगी। सो उसके लिए वेट करो। हमने ये भी देख लिया एंड वेराइटीज़ ऑफ अप्रोचेस भी देख ली, सोर्सेज और मेथड्स, ठीक है। सो अपना पढ़ो आराम से। सो थैंक यू एवरीवन एंड Subscribe to the channel because it's free. I come up with new videos every Tuesday.